इसके बाद एरो और योना अपने कमांडर शो के पास जाते हैं, जहां वो सारी चीजों के बारे में बताने के बाद उसे शिनरा के बारे में बताते हैं कि उसके पास अडोला बर्स्ट है। ये सुन के शो कहता है कि उन्हें किसी भी तरह से शिनरा को अपनी तरफ लाना होगा, तो इसीलिए जब वो अगली बार उससे भिड़ने जाएंगे वो भी साथ जाएगा। वहीं कंपनी 8 की तरफ हमें पता लगता है कि हाजुमा इंडस्ट्रीज ने उनका हेड साइंटिस्ट बनने के लिए विक्टर को भेजा है, जो शिनरा को देखते ही उसके डेविल फुट को चाटने पहुंच जाता है। पर ये सब देखकर हिबाना जेलस फील करने लगती है और उसे बचाने के चक्कर में वो उसके पैर को ही कुचल देती है। आगे विक्टर कह रहा था कि उनके व्हीकल्स और वेपन्स की मेंटेनेंस के लिए उन्हें एक इंजीनियर को भी हायर करना चाहिए। हिनावा बताता है कि उन्होंने वल्कन को रिक्रूट करने की कोशिश की थी, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा। हिबाना बताती है कि वल्कन हाजिमा इंडस्ट्रीज और फायर फोर्स से नफरत करता है, तो इसीलिए वो कभी किसी कंपनी के साथ काम नहीं करेगा। वो भले ही बेस्ट इंजीनियर हो, पर उसे रिक्रूट करना नामुमकिन है। वहीं कैप्टन कहता है कि वल्कन शिनरा की ही एज का है, तो वो उनसे बात करने के लिए सारे रुकीज को भेजना चाहता है। वहीं विक्टर को ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि सारी कंपनीज वल्कन को भर भर के पैसा देना चाहते हैं, और वहीं कंपनी 8 उसके पास बच्चों को भेज रही है। इसके बाद वो सभी वल्कन के पास पहुंच जाते हैं। वहीं उनके कैप्टन ने उनसे कहा था कि वो वल्कन को ना बताएं कि वो फायर फोर्स से हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। वहीं सामने दरवाजा देखकर आर्थर कहता है कि वो फायर फोर्स का नाइट है, तो वो उसके लिए दरवाजा खोले। ये सुनते ही वल्कन उन दोनों के सर पर एक एक करके कैन फेंक के मारता है। तभी उनके पीछे एक बच्चा आता है जो कि वल्कन का अप्रेंटिस है, और वो उनकी बात सुनने के लिए मान जाता है। शिनरा की बात सुनने के बाद उस बच्चे को लगता है कि वो बाकी के फायर फोर्स कंपनीज जैसे नहीं है, तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन तीनों को बेस के अंदर ले जाता है, जहाँ की वो लिस से मिलते हैं, जो वल्कन की असिस्टेंट है। तभी वल्कन बाहर जाकर जियोवानी से मिलता है, जो कि उसे आखिरी वार्निंग देने पहुंचा था। अगर उसने अभी भी उनकी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वल्कन कहता है कि क्या वो उसके फादर और ग्रैंडफादर की तरह उसे भी मरवाना चाहता है, लेकिन अगर वो मर भी गया फिर भी वो उन कंपनीज के लिए काम नहीं करने वाला। ये सुन के जियोवानी गुस्से में वहां से चला जाता है। शिनरा उससे कहता है कि उसे हाजिमा इंडस्ट्रीज को ऐसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, पर वल्कन उससे कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। तो शिनरा उसे बताता है कि उनका काम ही बाकी फायर फोर्स कंपनी की निगरानी करना है, और इस चीज में ही वो उसकी मदद चाहते हैं। इसके बाद उन सबकी बड़ी सीरियस बातें चलने लगती हैं, पर तभी आर्थर अपनी ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है, और आयरिस भी मशीनों को छूकर उसे परेशान कर रही थी। और ये सारी चीजें देखकर वल्कन हंसने लगता है, क्योंकि उसने कभी ऐसे फायर फोर्स के मेंबर्स नहीं देखे थे। वल्कन उनसे कहता है कि वो उनकी कंपनी तो ज्वाइन नहीं करने वाला, पर वो उन्हें एक चीज दिखाना चाहता है। बाहर आने के बाद वो उन्हें एक मशीन दिखाता है जो कि बिल्कुल असल जिंदगी जैसे होलोग्राम्स बना सकते थे, और वो बताता है कि उसका सपना एक ऐसी एनर्जी सोर्स क्रिएट करना है जिससे वो सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस ला सके। जब वल्कन अपने वर्कशॉप में वापस चला जाता है तो लिज उन्हें बताती है कि जब उसके माँ बाप इन्फर्नल्स बन के मर चुके थे वो कबाड़ में जाकर रहने लगी थी। वहीं पर उसे वल्कन मिला और तभी से वो उसके साथ काम कर रही है। यू बताता है कि वल्कन के ग्रैंडफादर ने जियोवानी को अपने अप्रेंटिस के रूप में रखा था, और जब उसके ग्रैंडफादर और फादर की मौत हो गई जियोवानी हाजिमा इंडस्ट्रीज में काम करने चला गया, जबकि उसके मास्टर ने ऐसा करने से उसे मना किया था। उसी वक्त शिनरा अपने पैरों में कुछ महसूस करता है और उसे लगता है कि जियोवानी कुछ प्लान कर रहा है। इसके बाद शिनरा अपनी टीम को बता रहा था कि उसे लगता है कि जियोवानी वल्कन को मरवाना चाहता है, लेकिन उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तो शिनरा उन्हें बताता है कि जब वो कंपनी 7 में थे और कोनरो ने बेनीमारू को बचाने के लिए आवाज लगाई थी, वो उसने अपने पैरों में महसूस किया था, और वैसे ही सेम चीज वो अभी फील कर रहा है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि वो इस चीज के बारे में वल्कन को बताएं, और वो खुद जियोवानी को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि जियोवानी व्हाइट क्लैड के साथ काम कर रहा है और वो उन्हें वल्कन को मारने का ऑर्डर दे देता है। वहीं जब आर्थर और आयरिस इसके बारे में उसे बताते हैं, वल्कन को लगता है कि वो भी बाकी के कंपनीज जैसे हैं और वो उसे डराकर अपनी कंपनी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शिनरा जियोवानी को ढूंढ लेता है, पर वो आसानी से उसे पकड़कर अपने गैजेट्स का यूज करके उसे हरा देता है और इवेंजलिस्ट को रिपोर्ट करता है कि उसने शिनरा को पकड़ लिया है। वल्कन उनसे लड़ने के लिए आर्थर की मदद मांगता है, पर आर्थर कहता है कि वो अपनी स्वॉर्ड लेकर नहीं आया है और जब तक वो एक नाइट जैसा फील नहीं करेगा उसकी फ्लेम स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। तो अगर वो चाहता है कि वो लड़े तो वो उसे नाइट जैसा फील करवाए। इसके कुछ देर बाद आर्थर उन सभी से लड़ने के लिए बाहर पहुंच जाता है और आर्थर खुद को बिल्कुल एक नाइट किंग जैसा समझ रहा था, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और वो एक पावरफुल हमला करता है, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि पीछे खड़े सभी लोग इल्यूजन थे
से, जिसके बाद एक व्हाइट क्लैड का मेंबर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और पीछे से मिराज भी उसकी मदद कर रहा था। पर आर्थर बड़ी ही आसानी से उन दोनों से लड़ रहा था। वहीं लड़ते लड़ते उन दोनों को पता लग जाता है कि आर्थर की कमजोरी है क्या, तो वो उसके सामने उसी का रूप खड़ा कर देते हैं और आर्थर देखता है कि वो असल में कितना घटिया दिख रहा था। तभी फ्लेल उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं बुरी तरह से पिटने के बावजूद भी आर्थर फिर से अपनी हिम्मत जुटाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। पर अब उसकी फ्लेम पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वल्कन उन सभी से कहता है कि वो सिर्फ उसी के लिए आए हैं तो वो दोनों यहाँ से चले जाएं। पर लिज मना कर देती है और उससे पूछती है कि आखिर वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तो वल्कन बताता है कि उसके पेरेंट्स ने ही अमातेरासु बनाया था और वो उसी के सीक्रेट्स को जानने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से लिज वल्कन के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो इवेंजलिस्ट के लिए काम करती है और उसे यहाँ उसका भरोसा जीतने के लिए भेजा गया था ताकि वो उससे अमातेरासु की चाबियों को ले सके। लेकिन वल्कन कहता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही है। इसके बाद वहाँ जियोवानी पहुंच जाता है। अगर तुमने चाबियां नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वल्कन कहता है कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी जियोवानी उस बच्चे को पकड़कर उसे शूट कर देता है। वल्कन चिल्लाता है कि वो नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अगर उसके पास चाबियां होती तो उसने पहले ही दे दी होती। वो भला क्यों चाहेगा कि उसकी वजह से किसी को नुकसान हो। वहीं ये सुन के जियोवानी बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि उसी ने हाजुमा को बोलकर उसे ब्लैकलिस्ट करवाया था और इवेंजलिस्ट को कहकर यहाँ एक जासूस भिजवाया था। पर अब उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है और वो गुस्से में वल्कन को पीटने लगता है। लेकिन जब उसका मन इससे भी नहीं भरता वो वल्कन की इन्वेंशंस को तोड़ने लगता है। तभी जियोवानी देखता है कि उसके अंदर एक पेन ड्राइव है और यही वो की है जिसे कि वो ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ हम शिनरा को देखते हैं जिसे कि हिबाना आकर बचा लेती है, जिसके बाद शिनरा वर्कशॉप की तरफ भागने लगता है। जब आर्थर शिनरा को उड़ता हुआ देखता है वो उसे बताता है कि जियोवानी वल्कन के पास है, तो वो और तेजी से आर्थर के पास आता है और सभी मिराज के क्लोन्स को हराता हुआ फ्लेल के अटैक से बच के वहाँ से निकल जाता है और वर्कशॉप में घुसकर सीधा जियोवानी की घुटना मारता है। वल्कन से दूर हटो, वो अब कंपनी 8 का मेंबर है। वहीं दूसरी तरफ बाहर हिबाना पहुंची हुई है जो अपने चेरी ब्लॉसम ट्री का यूज करके उन सभी पर हमला कर देती है। वहीं इवेंजलिस्ट के साथ साथ वो आर्थर को भी नहीं छोड़ती। आर्थर उससे पूछता है कि मैं तो तुम्हारी टीम में हूँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो। हिबाना कहती है कि शिनरा को छोड़कर उसके लिए सभी इंसान कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसा अपनी पावर्स का यूज करके शिनरा को पकड़ लेती है, पर क्योंकि उसकी पावर्स मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर काम करती है तो जब वल्कन के कहने पर आयरिस टॉय एनिमल्स को रिलीज करती है शिनरा उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है। वहीं बाहर आर्थर अपनी जान की भीख मांग रहा था। अब तो बस कर मेरी माँ। पर हिबाना कहती है कि सभी कीड़े मकोड़ों को तो मर ही जाना चाहिए। तभी एक पुतला उड़ता हुआ जाकर उसके सर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और किसी तरह आर्थर की जान बच जाती है। वहीं क्योंकि अब लीसा ह्यूमंस की मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, शिनरा जियोवानी को लात मारता है जिससे वो वर्कशॉप के बाहर आ जाता है। जब शिनरा उसके पीछे आता है उसका सामना उसके भाई शो से होता है। अपने छोटे भाई को देखकर शिनरा बड़ा खुश होता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि अब वो कभी उसे दूर जाने नहीं देगा और उसे हर मुसीबत से बचाएगा। तभी अचानक से शो शिनरा के पीछे पहुंच जाता है और उसे देखकर वो पहचान जाता है कि वो उसका बड़ा भाई ही है, लेकिन उसके दिल में फैमिली जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी वो शिनरा पर हमला करके उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। तभी आर्थर वहाँ शिनरा की मदद करने आता है, लेकिन शो अपने एक ही हमले से उसे जमीन पर गिरा देता है। शिनरा उसकी मदद करने जाता है पर शो उसे भी नीचे गिरा देता है। वहीं शिनरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके अटैक्स को देख क्यों नहीं पा रहा। शो बाकी सभी से कहता है कि वो सिर्फ अडोला लिंक वाले को छोड़कर बाकी सबको मार सकते हैं और जियोवानी उसे बताता है कि उसे अमातेरासु की चाबी मिल चुकी है। लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ विक्टर पहुंच जाता है और एक ट्रक की मदद से वो उन सभी को वहाँ से बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक से शो उनके सामने पहुंच जाता है। वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला था पर वहाँ जोकर आकर उससे लड़ने लगता है और उन दोनों की टक्कर लगभग बराबरी की थी। शो उससे कहता है कि वो उसके काम में दखल क्यों दे रहा है। जोकर कहता है कि वो शिनरा को ना ही इवेंजलिस्ट को देना चाहता है ना ही फायर फोर्स को, और जैसे ही उसे पता लगता है कि शिनरा सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं वो वहां से गायब हो जाता है। वहीं शो को समझ नहीं आ रहा था कि बिना डोला बर्स्ट के वो जोकर उससे कैसे लड़ पा रहा था। वहीं जोकर को भी यकीन नहीं होता कि शो आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। इसके बाद वो सभी हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं जहां शिनरा कैप्टन को बता रहा था कि उसने आर्थर और बच्चे को एडमिट करा दिया है, जिसके बाद वो बाकी की रिपोर्ट दे देता है। इसके बाद वो वल्कन के साथ फायर फोर्स कंपनी 8 में पहुंचता है जहां की वो पूरी कंपनी
कंपनी उसे एक फैमिली जैसी लग रही थी। कैप्टन उससे कहता है कि वो जब भी कंपनी 8 को ज्वाइन करना चाहे कर सकता है और अगर वो ज्वाइन नहीं भी करता तब भी वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद वो वापस से अपने वर्कशॉप में जाता है और अपने फादर और ग्रैंडफादर से माफी मांगता है क्योंकि उसने एक फायर फोर्स कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। आगे करीम, हिबाना और कोनरो इवेंजलिस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए कंपनी 8 में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उन्हें पता लगता है कि जनता और मीडिया को हाजिमा इंडस्ट्रीज ने कहा है कि जिस जियोवानी ने वल्कन पर हमला किया था वो नकली है, पर वल्कन कंफर्म करता है कि जिसने उन पर हमला किया था वो असली जियोवानी है। और साथ ही कंपनी 3 के काफी सारे सोल्जर्स गायब हो चुके हैं। आकिटारू कहता है कि उसने विक्टर को ऑर्डर दिया है कि वो इवेंजलिस्ट के बेस का पता लगाए और पता लगते ही वो वहां पर हमला कर देंगे। तो इस चीज की तैयारी करने के लिए जोकर विक्टर से कहता है कि वो किसी तरीके का पता लगाए जिससे वो शिनरा को स्ट्रॉन्ग बना सके। वहीं दूसरी तरफ वल्कन भी आकिटारू और माकी के लिए नए नए टूल्स बना रहा है। इसके बाद शिनरा और आर्थर ट्रेनिंग के लिए बेनीमारू के पास पहुंच जाते हैं। वहां अचानक से बेनीमारू आ जाता है और वो कहता है अगर ये असली बैटल होती तो तुम मारे जा चुके होते। ये देख के आर्थर उसका मजाक उड़ाने लगता है तो बेनीमारू उसके ऊपर स्टिक फेंक कर मारता है और कहता है कि तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। और अब शिनरा उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद बेनीमारू उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और वो उनसे कहता है कि उनकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। खुद को यूनिक बनाने के लिए उन्हें अपने फिनिशिंग मूव्स बनाने होंगे। इसके बाद वहां विक्टर पहुंच जाता है और कहता है कि वो शिनरा की फायर पावर को बढ़ाने आया है। वो बेनीमारू से कहता है कि वो अपने फायर को कंसंट्रेट करके एक जेट इंजन जैसा बनाए। जब बेनीमारू ऐसा करता है उसकी फायर पावर बहुत ज्यादा होती है। विक्टर बताता है कि जब शिनरा उड़ता है उसके पैरों से फायर चारों तरफ जाती है, लेकिन अगर वो उसे कंप्रेस कर सकता है तो वो बहुत तेजी से उड़ सकेगा। वहीं दूसरी तरफ वल्कन ने माकी के लिए 2 वेपन्स बनाए हैं जिनमें वो अपने स्प्लटर को डालकर उन एनिमीज से लड़ सकती है जिन पर फायर का असर नहीं होता। शिनरा जब अपने फायर को कंप्रेस करने की कोशिश करता है वो उड़ भी नहीं पा रहा था, तो वो बेनीमारू की तरफ देखकर अजीब सा हैंड साइन बनाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। तो बेनीमारू उसे बताता है कि अगर वो अपने पैरों के चाकरा को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे टाइगर क्रश नाम के हैंड साइन का यूज करना होगा। और जब शिनरा उस साइन का यूज करके उड़ना चाहता है वो बड़ी ही तेजी से हवा में पहुंच जाता है। आगे शिनरा इसी हैंड साइन का यूज करके बेनीमारू के साथ प्रैक्टिस करता है। आगे हम इवेंजलिस्ट के बेस में देखते हैं जहाँ की शो के सामने जियोवानी पहुंचा हुआ है और वो शो को वार्न करता है कि फायर फोर्स को जल्दी इस लोकेशन का पता लग जाएगा। पर शो कहता है कि नेदर में रहना उनके लिए फायदेमंद है। वैसे भी फायर फोर्स से सिर्फ एक ही बंदा उनके लिए खतरा साबित हो सकता है और वो है शिनरा, क्योंकि उसके पास अडोला बर्स्ट है। आगे हम शिनरा का बचपन देखते हैं जिसने पूरे रूम में अपने खिलौने बिखेर रखे थे। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि जो बच्चे अपना कमरा साफ नहीं रखते उसे नेदर में भेज दिया जाता है। ये सुन के शिनरा डर जाता है और सभी खिलौनों को इकट्ठा करने लगता है। आगे जब वो अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था वो उसे हंसता हुआ देखकर कहता है कि उसे कभी भी नेदर से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बड़ा भाई उसे हर मुसीबत से बचाएगा। वहीं प्रेजेंट में नेदर का नाम सुन के शिनरा थोड़ा घबरा जाता है। आकिटारू सभी को बताता है नेदर टोक्यो के पुराने टनल में है जिन्हें की बंद कर दिया गया है। आगे आकिटारू सभी को तैयार होने को कहते हैं क्योंकि कल वो उन पर हमला करने जाएंगे। रात को जब शिनरा सो रहा था उसे सपना आता है वो अजीब सी सफेद जगह में है जहाँ की उसे सिस्टर आइरिस दिखती है। तभी उसके पैरों में उसे कुछ फील होता है और उसी वक्त उसकी आंखें खुल जाती हैं। अगली सुबह कंपनी 8 नेदर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वो नेदर में पहुंच जाते हैं जो कि ट्रेन के पुराने ट्रैक्स हैं जिन्हें की बंद कर दिया गया है। सभी काफी डरे हुए थे तो सिस्टर आइरिस सभी की सेफ्टी के लिए प्रे करती है। उसकी प्रेयर के खत्म होते ही नेदर के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं, पर तभी उन्हें पता लगता है कि दरवाजा वल्कन ने ओपन किया था क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो माकी अपनी पावर्स का यूज करती है और 2 फायर स्पिरिट्स को बना देती है। वहीं मिराज और योना छुपकर उन पर हमला करने के लिए खड़े हैं और वो पूरी कंपनी 8 को धुएं में घेर देते हैं। कैप्टन कहता है कि उनकी चाल है ताकि वो उन सबको अलग कर सके, तो संभल कर रहना। तभी शिनरा देखता है कि विक्टर को कोई लेकर जा रहा है तो शिनरा उसे बचाने चला जाता है। आइरिस टमाकी का हाथ पकड़ लेती है पर वो देखती है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 टमाकी है। ऐसे ही करते करते पूरी टीम बच जाती है और जब सारा धुआं हटता है वहाँ सिर्फ कैप्टन ही बचा था। तो वो अकेले ही आगे जाता है जहाँ सामने वल्कन बैठा था, पर दोनों को ही शक हो जाता है कि वो असली है या नकली। पर कुछ देर सवाल जवाब करने के बाद वो कंफर्म कर लेते हैं कि वो दोनों असली ही हैं। वहीं दूसरी तरफ शो अपने सभी मेंबर्स को कंपनी 8 को मारने का ऑर्डर दे देता है। वहीं सिस्टर कंफ्यूज हो रखी है कि असली टमाकी है कौन, जबकि एक टमाकी की आवाज लड़के जैसी है और असली टमाकी अपनी पावर्स और आवाज से उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस गधी का दिमाग जरा भी नहीं चलता।
ये देखकर टमाकी का दिमाग खराब हो जाता है, पर कुछ ही देर में उसका लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक एक करके उसके सारे कपड़े निकल जाते हैं। और ये देखकर आइरिस पहचान जाती है कि वही असली टमाकी है, और इससे पहले कि वो नकली टमाकी को पीट सकती, वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम माकी को देखते हैं, जो कि काफी डरी हुई है। तभी काफी सारे लोग उसकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। कांप काहे रही हो बे, तुम तो हमसे लड़ने आई थी ना। ये सुन के माकी चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि वो सभी भूत हैं। जिसके बाद वो उन सभी से लड़ने के लिए अपने वेपन्स निकाल लेती है, और जब इवेंजलिस्ट के मेंबर्स उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, वो बड़ी ही आसानी से उन सभी को हराती जाती है। जिसके बाद जब बच्चे कुछ मेंबर्स फायर से उसके ऊपर हमला करते हैं, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, और वो अपने वेपन का यूज करके बच्चे कुछ मेंबर्स को भी ठिकाने लगा देती है। और अब उसके सामने सिर्फ फ्लेल खड़ा था। फ्लेल अपनी पावर्स का यूज करके माकी को जमीन पर गिरा देता है, पर माकी उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और अपने टाकियों से उसके मुंह पर हमला करती है और उसे घूसा मारकर पीछे भेज देती है। फ्लेल कहने लगता है कि तुम लड़की हो या गोरिल्ला। ये सुन के माकी की सटक जाती है और वो अपने एक ही हमले से उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम असॉल्ट को देखते हैं, जो कि आइरिस और टमाकी के सामने खड़ा था। टमाकी आइरिस को साइड में भेजकर खुद असॉल्ट से लड़ने लग जाती है, लेकिन लड़ाई के दौरान असॉल्ट उस पर भारी पड़ रहा था। वो किसी तरह उसके सभी हमलों को डॉज करती हुई उसके सामने जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका लकी चार्म एक्टिवेट हो जाता है और असॉल्ट का हाथ उसके संतरे पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। उसी वक्त आइरिस पीछे से उसके सर पर हमला करती है, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता, तो वो दोनों मिलकर उसके सर पर हमला करते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो रुकते हैं, वो देखते हैं कि उन्होंने उसका खोपड़ा ही खोल दिया था। इसके बाद हम हिनावा को देखते हैं, जिसकी लड़ाई एरो से चल रही है। एरो जब उसके ऊपर हमला करती है, वो शूट करके उसके अटैक को रोक देता है, पर इस दौरान वो उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, क्योंकि एरो काफी दूर है और उसके पास सिर्फ एक शॉटगन है, तो इतनी दूर से वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऊपर से उसे एरो दिख भी नहीं रही थी, तो एरो के और पास जाने के लिए वो एक ट्रेन के डब्बे का यूज करता है। लेकिन जब वो उसके पास जा रहा था, एरो को उसकी सारी लोकेशन का पता लगता रहता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। ट्रेन में होने की वजह से वो उसके हमले को डॉज नहीं कर पाता। इसके बाद एरो उसके ऊपर फिर से हमला करती है, जो कि सीधा उसके पैर में लगता है, और अब वो इधर उधर भाग दौड़ कर लड़ाई नहीं कर सकता था, तो वो अपने शॉटगन के लिए बैरल निकालता है, जिसे लगाकर जब वो फायर करता है तो बुलेट साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से निकलती है। और ये हमला इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि अगर उसने अपने अपोनेंट को हिट भी नहीं किया, तब भी उसे काफी ज्यादा डैमेज होगा। ये देखकर योना और मिराज की फट जाती है, क्योंकि वो छुपे हुए थे ताकि वो मौका देखकर हिनावा का काम तमाम कर सके। इसके बाद एरो और हिनावा की काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है, और हिनावा को हर बार एक बैरल चेंज करना पड़ता है जब भी वो शूट करता है, जिसके बाद दोनों ही थक हार कर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही वो दोनों फिर से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार हिनावा एरो की फ्लेम्स का यूज करके अपनी बुलेट को और ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसकी मदद से वो एरो को हराने में कामयाब होता है। पर इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता, वहाँ मिराज और योना पहुंच जाते हैं। हिनावा अपनी बची हुई बुलेट को फायर में फेंक कर मिराज को शूट कर देता है, पर असली मिराज तो उसके पीछे सही सलामत खड़ा था। योना कहता है कि अब क्या करेगा बच्चू, तेरी आखिरी गोली भी बर्बाद हो गई। अपने पीछे देख लपट झंडुस, और वो देखता है कि उसके पीछे आर्थर खड़ा है, और हिनावा ने वहाँ शूट इसलिए किया था क्योंकि उसने पहले ही वहाँ आर्थर को देख लिया था। मिराज उसके चारों तरफ मिस्ट बना देता है और उसे थकाने के लिए अपने मिस्ट के क्लोन से उसके ऊपर हमला करता रहता है, लेकिन आर्थर अपनी जगह से टस से मस भी नहीं होता, और वो बेनीमारू के साथ अपनी ट्रेनिंग को याद करता है कि जब भी कोई उसे मारने के लिए आएगा, उसे उसकी प्रेजेंस और किलिंग ब्रेथ फील होगी। जैसे ही आर्थर उस ब्रेथ को फील करता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि मिराज पिलर के पीछे छुपकर आर्थर के हाथों हिनावा को मरवाना चाहता था, और योना तो उससे भी बड़ा डरपोक था, जो डर के पहले ही वहां से भाग चुका है। इसके बाद हम आइरिस और टमाकी को देखते हैं, जो कि अपनी तरफ आग को आता हुआ देखकर डर जाते हैं, पर वो असल में माकी थी, और उसे देखकर दोनों ही उससे लिपट जाती हैं। इसके बाद हम कैप्टन और वल्कन को देखते हैं, जिनके सामने जियोवानी और लीसा हैं, जहां हमें पता चलता है कि जियोवानी ने बचपन से ही लीसा को अपने पास रखा है और उसे बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसकी वजह से वो उसकी सारी बातें मानती है। लीसा अपनी पावर्स का यूज करके उन दोनों को ही अपने टेंटिकल्स में पकड़ लेती है। लीसा बताती है कि इन्फर्नल के फायर में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई, तभी से वो फायर से हमेशा से डरती आई, पर एक बग की वजह से उसके अंदर की पावर्स जाग गई और अब वो फायर से नहीं डरती। आखिर टारो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उसका यूज कर रहा है और एक डिवाइस का यूज करके खुद को और वल्कन को फ्री कर देता है, जिसके बाद वो लगातार उससे पिटता रहता है और उन दोनों का ध्यान अपने ऊपर ही रखता है, और आखिर में एक बटन दबाकर
आकर जो उसने अभी तक सभी फायर एक्सटिंग्विशर प्लेस किए थे उन्हें एक्टिवेट कर देता है, जिससे लीसा की पावर्स गायब हो जाती हैं और वो जमीन पर गिरने लगती है। लीसा को लगने लगता है कि आज तो वो परलोक से धारी गई, लेकिन ऐन वक्त पर वल्कन आकर उसे बचा लेता है। इससे पहले कि वो वल्कन को अपनी फीलिंग्स बताती, जियोवानी उसे आवाज लगा देता है और उसकी आवाज सुनते ही वो डर के वापस से उसके पास चली जाती है, जिसके बाद जियोवानी उसे एक हॉस्टेज के तौर पर रख लेता है और वल्कन को गन देते हुए कहता है कि उसे आकिटारू को मारना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लीसा यहीं मारी जाएगी। काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो कैप्टन को शूट नहीं कर पाता, तो कैप्टन उससे कहते हैं कि अगर वो लीसा को बचाना चाहता है तो उसे शूट करना ही होगा और जियोवानी कहता है कि अगर वो उसके गले के 2 टुकड़े नहीं देखना चाहता तो अभी शूट करे। प्रेशर में आकर वल्कन शूट कर ही देता है और आकिटारू जमीन पर गिर जाता है। जियोवानी लीसा को आजाद कर देता है। यहाँ सिर्फ कैप्टन ही था जो तुम दोनों को बचा सकता था, अब तुम्हें कौन बचाएगा? लेकिन लीसा के फ्री होते ही आकिटारू खड़ा हो जाता है और वहाँ की रेल की पटरियों को उठा देता है और जियोवानी के पूछने पर वो बताते हैं कि वल्कन ने उनके सूट्स को बुलेट प्रूफ बना दिया है। जियोवानी अपने गैजेट्स का यूज करके उन्हें मारने ही वाला था, तभी वल्कन अपने पेंगुइन मास्क का यूज करता है और बड़ी ही तेजी से जाकर उसके सारे गैजेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद कैप्टन पटरी से जियोवानी से लड़ने लगता है और उससे पूछता है कि फायर फोर्स में होने के बावजूद भी वो इवेंजलिस्ट की मदद क्यों कर रहा है और लोगों को इन्फर्नल में क्यों बदल रहा है। जियोवानी कहता है कि वो इस बात को नहीं समझेगा, पर शायद शिनरा इसे समझ सके क्योंकि उसके पास अडोला लिंक है। वहीं दूसरी तरफ शिनरा को कुछ अजीब सा फील होता है और उसके पैर अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाते हैं। तभी उसके सामने एक डीमन इन्फर्नल आ जाता है। शिनरा उससे पूछता है कि वो है कौन। उसे देखकर शिनरा को अपनी माँ और अपने भाई की याद आती है और उस इन्फर्नल की भी याद आती है जो कि बिल्कुल इसी के जैसा दिखता था। जिसके बाद उसे कैप्टन सोइचिरो भी दिखता है। तभी वो वापस से असली दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे अपने सामने डेविल फुटप्रिंट्स दिख रहे थे, लेकिन वो विक्टर को नहीं दिखाई दे रहे थे। जब शिनरा उन्हें फॉलो करता है वो अपने छोटे भाई शो तक पहुंच जाता है। विक्टर वहीं पीछे छुपा हुआ है और उन दोनों की लड़ाई देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। शिनरा उससे कहता है कि उससे मिलकर उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो उसे हमेशा सेफ रखेगा। शो कहता है कि वो सिर्फ एक ही मॉम को जानता है और वो है इवेंजलिस्ट, उसके अलावा वो किसी ह्यूमन को नहीं जानता। ये सुनते ही शिनरा बड़ी ही तेजी से उसके सामने पहुंच जाता है और उसे उनकी मॉम के बारे में ऐसा बोलने से मना करता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, पर वो इतनी ज्यादा तेजी से लड़ रहे थे कि विक्टर को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसे बस अपने आसपास फुटप्रिंट्स ही पता लग रहे थे। तभी शो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर शिनरा किसी तरह उसे बचा लेता है। जिसके बाद शिनरा और शो आपस में फिर से लड़ने लगते हैं और इस बार देखने में लग रहा था कि जैसे उनकी टक्कर बराबरी की हो। जिसके बाद शिनरा उसे कपड़े में लपेट के दूर फेंक देता है। जिसके बाद जब शो अपनी स्पीड से उसके ऊपर हमला करता है, शिनरा इसे डॉज कर लेता है, जो देख के शो भी हैरान था। जिसके बाद शो अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देता है, जिससे आसपास की सारी चीजें वहीं पर रुक जाती हैं और वो शिनरा के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। विक्टर सोच में पड़ जाता है कि ये स्पीड नहीं थी, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने समय को रोक दिया हो। भला कोई पायरोकिनेटिक ऐसा कैसे कर सकता है। और हम देखते हैं कि शो की बॉडी के ऊपर से जैसे धुआं निकल रहा हो और शिनरा के मुंह से खून निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियोवानी कहता है कि उसका काम सिर्फ शिनरा को शो तक पहुंचाना था और क्योंकि वो खत्म हो चुका है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है और वो वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शो कह रहा था, तुम चाहे कितने भी तेज हो जाओ, तुम कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम और मैं दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन शिनरा फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन शो फिर से समय को रोककर उसे दीवार में पटक देता है। विक्टर शो के शरीर से बाहर आती हुई स्टीम को देखता है। ये पॉसिबल कैसे है? क्या वो इतनी हीट जनरेट कर रहा है कि वो पूरे यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है? वो भले ही थर्ड जनरेशन हो, पर ऐसी चीज कोई इंसान भला कैसे कर सकता है? शिनरा, हमें यहाँ से चलना होगा, हम उसे नहीं हरा सकते। जिसके बाद शो शिनरा को अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट करता है। शो शिनरा को बताता है कि इसी जगह से उनकी अडोला की पावर्स आती हैं और ये ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं बल्कि एक अलग ही डायमेंशन है और इसे ही ह्यूमंस हेल कहते हैं। और शो के पीछे यहाँ की गॉडेस खड़ी है जिसका नाम इवेंजलिस्ट है और ये सारी चीजें वो सब उसी के लिए कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। शिनरा लगातार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अपनी नई टेक्निक यूज करने के बावजूद भी वो हर बार फेल ही हो रहा था। वहीं शो को समझ नहीं आता कि वो जिस इंसान को इतना बुरा भला कह रहा है और जिसकी उसने कुटाई कर रखी है, वो भला अभी तक उसे बचाने की ही बातें क्यों कर रहा है। वो तो उसे जानता भी नहीं। भले ही तुम मुझे ना जानते हो, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को जिंदा देख
देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद शिनरा अपनी पूरी ताकत से शो की तरफ जाता है और इस बार उसने खुद को पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया था और टाइम को रोकने के बावजूद भी शो शिनरा को नहीं देख पाता। पर जैसे ही वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है शिनरा उसके पीछे टकराता है। शो उससे पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। वहीं विक्टर अपना दिमाग दौड़ाता है और उसे पता लगता है कि शिनरा ऐसा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो लाइट की स्पीड पर मूव कर रहा है। ऐसा करने पर उसकी बॉडी पार्टिकल्स में बट जाती है, जिसके बाद वो पार्टिकल्स जुड़कर फिर से उसकी बॉडी बन जाते हैं और विक्टर को लगता है कि ये सारी चीजें इवेंजलिस्ट की वजह से ही पॉसिबल हैं। इसके बाद शिनरा फिर से उसी टेक्निक का यूज करता है और जब विक्टर उसे देखता है वो समझ जाता है कि शिनरा स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज मूव कर रहा है, यानी उसकी बॉडी इसलिए वापस जुड़ रही है क्योंकि वो टाइम में पीछे जा रहा है। पर अगर वो ऐसा ही करता रहा तो यहाँ एक मिनी ब्लैक होल बन जाएगा। विक्टर उसे ये चीजें बताना चाहता है पर वो ये भी देखना चाहता है कि आखिर वो क्या क्या कर सकता है। इसके बाद शो शिनरा के मूव करने से पहले ही टाइम को रोक देता है। जब तक मैं अपनी पावर को पहले यूज करूं तब तक तुम। ये देखकर शो कंफ्यूज हो जाता है कि शिनरा उसके फ्रोजन यूनिवर्स में आखिर मूव कैसे कर पा रहा है। वहीं ये पूरी लड़ाई हामिया और योना देख रहे हैं और हामिया कहती है कि शिनरा ने अडोला बर्स्ट की पावर यूज करना सीख लिया है, यानी अब वो 3rd जनरेशन से 4th जनरेशन का पायरोकिनेटिक बन चुका है। इसके बाद शिनरा और शो की भयंकर सी लड़ाई चलती है, लेकिन लड़ते लड़ते शिनरा ओवरहीट हो जाता है, जिसके बाद विक्टर उसे बताता है कि जब वो अपनी नई टेक्निक का यूज करता है उसकी बॉडी पार्टिकल्स में बदल जाती है और अगर वो इस दौरान ओवरहीट हुआ तो वो मर जाएगा। ये सुन के शिनरा स्माइल करता है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, मुझे मेरा भाई अभी तो वापस मिला है, अगर मैं मर गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा। फाइट के दौरान दोनों अडोला लिंक से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शो शिनरा की मेमोरीज को देख पा रहा था, लेकिन शो को ये पसंद नहीं आता और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। पर शिनरा पीछे नहीं हटता और वो अपने छोटे भाई को दिखाता है कि उसकी फैमिली की मौत के बाद उसकी जिंदगी कैसी थी। शिनरा हमेशा अपने छोटे भाई से कहता था कि वो चाहे किसी भी मुसीबत में हो वो हमेशा उसे बचाएगा। और जब शो उसकी सारी मेमोरीज देखता है लेकिन वो कहता है कि ये मेमोरीज उसके किस काम की हैं और भला वो उसे अपना भाई क्यों बुला रहा है। जिसके बाद शिनरा उसे अपनी और मेमोरीज दिखाता है और शो को पता लगता है कि सभी लोग उसे डेविल इसलिए बुलाते थे क्योंकि सभी को लगता था कि उसे ने अपनी मॉम और छोटे भाई की जान ली है और उन्हें मारने के बावजूद भी वो स्माइल करता रहता है। शिनरा बताता है कि पहले वो नॉर्मल तरीके से स्माइल कर पाता था, लेकिन इस फायर के इंसिडेंट के बाद से उसकी स्माइल एक डेविल जैसी हो गई, जो देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद शो को भी अपनी बचपन की मेमोरी याद आती है। जब उसके घर में आग लगी थी उसके सामने इवेंजलिस्ट आती है और साथ ही वहाँ बेबी हामिया भी है। ये देखकर शो को उन पर शक हो जाता है, जिसके बाद शिनरा उसे उसकी पुरानी मेमोरीज दिखाता रहता है, जो देखकर शो रोने लगता है। शिनरा उससे कहता है कि अब उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बड़ा भाई यहाँ आ चुका है और वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि शो की तलवार अभी भी बाहर निकली हुई थी जो उसके सीने से आर पार हो जाती है। तभी वहाँ पर हामिया आ जाती है और वो कहती है कि वो अडोला बर्स्ट को नहीं मार सकते। शिनरा उससे पूछता है कि आखिर वो अडोला बर्स्ट को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। हामिया कहती है कि 250 साल पहले उनका एक रिचुअल फेल हो गया था और उसी को फिर से करने के लिए उन्हें अडोला बर्स्ट की जरूरत है। उस रिचुअल के जरिए वो इस पूरे अर्थ को इन्फर्नल से भर देंगे और एक नया सूरज बनाएंगे। योना उससे कहता है कि वो अपने सीक्रेट्स ऐसे लोगों को नहीं बता सकती, पर हामिया कहती है कि कोई बात नहीं, शो को कौन सा ये बातें याद रहने वाली हैं। वो शिनरा के पास जाने लगती है पर शो उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि 12 साल पहले आखिर क्या हुआ था, लेकिन हामिया उसे जरा भी सीरियस नहीं लेती और आगे बढ़ जाती है। शो अपनी पावर्स यूज करने लगता है पर वो नहीं कर पाता। हामिया उसे बताती है कि उसकी पावर्स का कंट्रोल किसी और के पास है और वो उसके सर पर अपनी पावर्स का यूज करती है, जिसके बाद वो हामिया की सारी बातें मानने लगता है। वो शिनरा को टॉर्चर करने लगती है। तभी वहाँ पे कंपनी 8 पहुंच जाती है और वो मिलके शिनरा से हामिया को दूर कर देते हैं। उसे खस्ता हालत में देखकर आर्थर उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, नाइट किंग यहाँ आ चुका है, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हामिया अपनी पावर्स को आर्थर पर यूज करती है और उससे कहती है कि वो शिनरा को खत्म कर दे, पर उसे सदमा तब लगता है जब वो देखती है कि उसकी पावर्स का आर्थर पर कोई असर नहीं हो रहा और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि या तो आर्थर के पास दिमाग नहीं है या तो ये सारा किया धरा उसकी प्लाज्मा वाली फायर का है। इसके बाद वो सभी मिलकर
मिलकर हामिया के ऊपर हमला करने लगते हैं ताकि वो शिनरा को बचा सके। और जब वो अपनी पावर से उन्हें कंट्रोल करना चाहती है, आर्थर आकर उन्हें बचा लेता है। तभी आकिटारो उसके ऊपर एक बड़ा सा पिलर गिराता है और उसे डॉज करने के बाद उसे पता लगता है कि पूरी कंपनी 8 वहां पहुंच चुकी है। तभी वहां भूकंप आने लगता है, जो देख के हामिया वहां से भाग जाती है। शिनरा अभी भी शो को बचाने की बात कर रहा था, पर वो सभी शिनरा का इलाज करने के लिए वहां से उसे बाहर ले आते हैं। जिसके बाद फायर फोर्स कंपनी 6 की कैप्टन अपनी पावर से उसका इलाज करती है, जिसके दौरान वो शिनरा और अपनी पूरी फ्लेम्स का यूज कर रही थी और वो उसे बचाने में सक्सेसफुल होती है। शिनरा को 3 दिन बाद होश आता है। उससे मिलने वहां बर्न पहुंचा हुआ था और वो उसके लिए लंच लाया था। खाने के बाद शिनरा उससे पूछता है कि क्या वो जानता था कि उसका छोटा भाई जिंदा है। बर्न कहता है कि उसे ये सब कुछ पहले से ही पता था। ये सुन के शिनरा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन बर्न चाहता है कि वो अपनी काबिलियत को साबित करे, तभी वो उसे सच्चाई बताएगा। इसके बाद हम मसाको को देखते हैं, जो कि शिनरा का हालचाल पूछने जा रही थी, पर वो देखती है कि वो तो कैप्टन बर्न से लड़ रहा है और लड़ाई के दौरान वो कह रहा था कि चाहे वजह कोई भी हो, वो उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उसने उससे सच्चाई क्यों छुपाई और इसके लिए वो कभी उसे माफ नहीं कर सकता। कैप्टन कहता है कि कुछ चीजों पर हम सबका कंट्रोल नहीं होता और वो अपनी पावर्स को यूज करने लगता है, जिससे उसके आसपास ऐसी फोर्स फील्ड बन जाती है जिसे शिनरा पार नहीं कर पाता। बर्न कहता है कि उसने पहले उसे ये सारी चीजें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो बच्चा था और वो इवेंजलिस्ट का सामना नहीं कर पाता, और अगर वो सच्चाई को जानना चाहता है तो इसी वक्त वो उसे हरा कर दिखाए। शिनरा अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उसके फोर्स फील्ड को पार नहीं कर पाता। जिसके बाद वो अपने टाइगर साइन का यूज करके फिर से हमला करने जाता है और इस बार वो उसकी फोर्स फील्ड को तोड़ देता है। जिसके बाद वो काफी देर तक एक दूसरे की ताकत से जूझते रहते हैं और अंत में कैप्टन अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि शिनरा ने खुद को साबित कर दिया था और काफी समय बाद उसे किसी ने दर्द महसूस कराया है और वो उसे 12 साल पहले हुई घटना के बारे में बताने लगता है। जिस दिन उसकी फैमिली की मौत हुई थी वहाँ इवेंजलिस्ट मौजूद थे। उसी दिन शो की पावर्स जागने वाली थी और ये चीज इवेंजलिस्ट को पहले से ही पता थी। वहीं हामिया शो को नंबर 3 बुला रही थी, यानी 2 अडोला बर्स्ट उनके पास पहले से ही थे। जैसे ही शो की पावर्स अवेकन होती हैं, उसकी मॉम इन्फर्नल में बदलने लगती है। शिनरा की मॉम आग में जलने लगती है और वो उससे कहती है कि वो उसे ना देखे और यहाँ से भाग जाए। कुछ ही देर में शिनरा की मॉम डीमन इन्फर्नल में बदल जाती है और उसे देखकर शिनरा उसे मॉन्स्टर कह के बुलाता है। इसी दौरान शिनरा की पावर्स भी अवेकन हो जाती हैं और वो दरवाजे से टकराकर बेहोश हो जाता है। शिनरा की मॉम अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, पर जैसे ही उसके सामने इवेंजलिस्ट आती है उसकी आंखें जलने लगती हैं, क्योंकि सिर्फ अडोला बर्स्ट वाले इंसान ही इवेंजलिस्ट को देख सकते हैं। अगर इसके अलावा उसे किसी और ने देखा तो उसकी आंखें जल जाएंगी। जिसके बाद मॉम अपनी सींग्स को उखाड़ कर अपनी आंखों में डाल लेती है, जिससे उसकी जलन कम हो जाती है। ये सुनकर शिनरा को धक्का लगता है, क्योंकि जिस इन्फर्नल से वो 12 साल से बदला लेना चाहता था वो असल में उसकी माँ है। शिनरा उससे पूछता है कि इन्फर्नल बनने के बाद भी उसकी मॉम अगर जिंदा थी तो वो कहाँ चली गई। बर्न बताता है कि जब वो वहां पहुंचे सबसे पहले उन्होंने शिनरा को बचाया और बर्न जब अंदर गया उसकी आंखें अडोला लिंक से कनेक्ट हो गई और जलने लगी। उसने सामने देखा कि उसकी मॉम ने शो को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था। तभी हामिया ने अपनी पावर्स को यूज करके उसकी मॉम को अपने पास बुला लिया, पर बर्न उसके पीछे नहीं जा सका क्योंकि घर गिरने लगा था और उसे अपनी टीम को बचाना ज्यादा जरूरी लगा। इसके बाद बर्न्स देखता है कि शिनरा का अडोला बर्स्ट जाग चुका है और वो उसे इवेंजलिस्ट से बचाने के लिए झूठ कह देते हैं कि फायर में उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है। जिसके बाद बर्न वहां से जाने लगते हैं और शिनरा उससे पूछता है कि क्या कभी उन्होंने अडोला लिंक को देखा है। बर्न कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसी की वजह से उनकी एक आंख चली गई। वहीं शिनरा सोचने लगता है जो अडोला की दुनिया में उसे दिखी थी वो उसकी मॉम थी और भला वो उससे दोबारा कैसे मिल सकता है। तभी उसे याद आता है कि उसे उस दुनिया में सोइचिरो भी दिखे थे। तभी असाको उसके पास आती है और उसकी शक्ल देखकर शिनरा पहचान जाता है कि वो सोइचिरो की ग्रैंड डॉटर है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने ग्रैंडफादर से मिलाए। ये सारी चीजें शिनरा कैप्टन आकिटारो को बताता है तो कैप्टन उससे पूछता है कि जब उसे उसकी मदर और भाई मिलेंगे तो वो क्या करेगा। शिनरा कहता है कि वो कुछ भी करके अपने भाई और अपनी मॉम को वापस से इंसान बनाएगा। ये वाली वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना।